अग्नि त्यागी। आईएमएफ की रिपोर्ट है, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही है, अमेरिका और चाइना से भी ज्यादा। 140 करोड़ लोगों का ये लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जहां पर हर धर्म के लिए गुंजाइश, हर धर्म के लिए सम्मान, सबको बराबर के मौके, बराबर के अधिकार। लेकिन एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भारत में श्रीलंका जैसे हालात दिख रहे हैं। भारत कर्ज लेकर घी नहीं पीता, पैर भी उतने ही फैलाता है जितनी चादर है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को लगता है जैसे श्रीलंका में राष्ट्रपति के आवास पर भीड़ ने कब्जा कर लिया था, वो तस्वीरें आपको याद होंगी, वैसे ही एक दिन दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास में भी भीड़ घुस जाएगी और कब्जा कर लेगी। इसके लिए ओवैसी सीए, एनआरसी प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन और अग्निपथ स्कीम के विरोध में जुटी भीड़ की भी याद दिला रहे हैं। अब ये ओवैसी की चिंता है या फिर भीड़ को प्रधानमंत्री के निवास में घुसने के लिए दिया गया मोटिवेशन, ये अपने आप में सवाल है। हमारा आज का पोल क्वेश्चन है कि भारत की श्रीलंका से तुलना करके क्या असदुद्दीन ओवैसी लोगों को भड़का रहे हैं? एक बार फिर से सुनिए, क्या भारत की श्रीलंका से तुलना करके ओवैसी लोगों को भड़का रहे हैं? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, znews.com/vote के माध्यम से आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए। आपकी राय अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान हम शेयर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। जनता का नेताओं से भरोसा उठ रहा है। देश में लोग खुद सड़कों पर उतर रहे हैं। अब लोग नेताओं की तरफ नहीं देखते, हम सब लोग शीशे के घरों में रह रहे हैं। एक दिन आएगा श्रीलंका जैसे हाल होंगे। जब लोग प्रधानमंत्री के घर घुस जाएंगे। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शहजाद पूनावाला है। आपने सुना शहजाद पूनावाला किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि जब देश के लोग सड़क पर आ जाएंगे, जनता का नेताओं से भरोसा उठ रहा है। आपका जवाब? देखिए, ऐसा है कि तुष्टीकरण की कंपटीशन है और कंपटीशन ये है कि कौन बनेगा सबसे बड़ा भड़काऊ भाईजान। इसीलिए आपने देखा होगा राजस्थान में अभी कांग्रेस पार्टी ने कांवड़ यात्रा की एक रूट पर रोक लगा दिया है, तो उसको कैसे आउटडू किया जाए। तो इसी श्रृंखला में असदुद्दीन ओवैसी का बयान तो आना ही था। ये वही असदुद्दीन ओवैसी है जिसने कहा याकूब मेमन को फांसी की सजा इसलिए हुई क्योंकि वो मुसलमान है। परंतु असदुद्दीन ओवैसी साहब को बता दूं कि भारत और श्रीलंका की तुलना करना कितना नागवारा है। श्रीलंका की $80 बिलियन जीडीपी है, भारत की 3 ट्रिलियन। फॉरेक्स रिजर्व उनका 2 बिलियन है, हमारा 585 बिलियन। एक्सपोर्ट्स उनका 15 बिलियन है, हमारा $400 बिलियन से ज्यादा है। उनका इन्फ्लेशन 32% है, हमारा 6-6.5% है। एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो 63% है, हमारा 20% है। तो ये तो तुलना करने से रहा। पर हाँ, श्रीलंका किस लिए बर्बाद हुआ? फैमिली फर्स्ट, करप्शन फर्स्ट, फ्रीबी फर्स्ट और अपीजमेंट फर्स्ट की पॉलिटिक्स। और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि जिस प्रकार से वहां पे राजपक्षे परिवार है, यहाँ पे ओवैसी परिवार है, यादव परिवार समाजवादी पार्टी में है, कांग्रेस में तो गांधी परिवार है। तो फैमिली फर्स्ट, अपीजमेंट फर्स्ट, फ्रीबी फर्स्ट कौन करता है वो पूरे देश को पता है। हो सकता है श्रीलंका जैसा हाल उनकी पार्टियों का हो रहा हो, इसीलिए वो इस प्रकार के बयान दे रहे हो। ठीक है, 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी आखिरकार चाहते क्या हैं। श्रीलंका में हालात थोड़े सामान्य हैं, लेकिन पिछले दिनों का मंजर एक बार फिर से देखा जाए तो तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया के निवास में जनता घुस गई थी। राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा था। वहां की जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। वो तस्वीरें आपने लगातार देखी थी। अब असदुद्दीन ओवैसी उन तस्वीरों को भारत में ढूंढ रहे हैं, भारत की तुलना श्रीलंका से करना चाह रहे हैं हालात के लिहाज से, और ये कहना चाह रहे हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारत में भी भीड़ प्रधानमंत्री के आवास में घुस जाएगी, उस पर कब्जा कर लेगी। इसी बयान पर सवाल उठ रहे हैं कि ये बयान असदुद्दीन ओवैसी की चिंता है या फिर वो भीड़ को ये वाला रास्ता दिखा रहे हैं कि श्रीलंका की तरह वो भी प्रधानमंत्री मोदी के बंगले पर कब्जा करने के बारे में सोच सकती है। तो कुल मिलाकर क्या इसे भड़काने की कोशिश माना जाए, इसे लोगों को डराने की कोशिश माना जाए, ये माना जाए कि देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि गृह युद्ध हो जाए,
ये वो सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन शहजाद पूनावाला, ये सब हो क्यों रहा है? वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में विश्वास खो चुके हैं नरेंद्र मोदी। ये अविश्वास वाली फीलिंग क्यों है? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग जिनका विश्वास ज्यादा परिवार तंत्र में है और लोकतंत्र में कम है, कभी वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सवाल उठाते हैं, कभी भारत की सेना के खिलाफ उठाते हैं, कभी संसद के खिलाफ उठाते हैं, और अब प्रधानमंत्री पद से लेकर राष्ट्रपति तक और राष्ट्रपति से लेकर राष्ट्रपिता तक सभी संवैधानिक संस्थाओं का करो अपमान, देश को अपमानित करने की बन गई इनकी पहचान। इसीलिए आपने देखा होगा विदेशी मंच पर जाकर भी इनके कुछ नेता जाते हैं, वहां पर कहते हैं लोकतंत्र रहा नहीं, बचा नहीं। इसी श्रृंखला में दोनों में असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस पार्टी में कंपटीशन है कि कौन मोदी विरोध में, भाजपा विरोध में देश के खिलाफ बोल सकता है और कौन वोट बैंक को पटाने के लिए, भड़काने के लिए, ज्यादा से ज्यादा भड़काने की बातें कर सकता है। तो ये दोनों में बीच में कंपटीशन है, स्पर्धा चल रही है। तो आप कह रहे हैं कि वोट बैंक को भड़काने का काम वो कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर आप देखें उनके बयान भी, वो कुल मिलाकर आते उसी मुद्दे पर है कि किस प्रकार से एक समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है, किस प्रकार से एक समुदाय को एक तरीके से अलग किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर उनकी राजनीति का मकसद ही केवल इतना है कि हिंदुओं को, बहुसंख्यकों को एक प्रकार से कटघरे में खड़े कराओ और वोट बैंक को भड़काओ, और ये हिजाब का वर्डिक्ट का फैसले का विरोध करना, 3 तलाक के विरोध बात कर रहे हैं, अविश्वास की बात कर रहे हैं, जनता के सड़क पर आने की बात कर रहे हैं। बीते जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें कह रहे हैं कि सेल्फ मोटिवेटेड प्रोटेस्ट रहे। तो कई बातें वो कर रहे हैं। तौसीफ अहमद खान हमारे साथ है टीएमसी से। तौसीफ अहमद खान, ये अविश्वास किसका है? ये अविश्वास है या एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जिस पर ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स टिकी हुई है? नहीं, देखिए अदिति जी, देश के अपोजिशन के नेता अगर पार्लियामेंट में कोई बहस करना चाहते हैं तो सरकार वो बहस नहीं लाने दे रही। अगर वो उस बहस नहीं लाने के खिलाफ विरोध करते हैं तो उनको पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करने के बावजूद भी हमारे विपक्षी नेता पार्लियामेंट के अंदर में, हॉल के बाहर, हाउस के बाहर विरोध में बैठते हैं, रात भर कैंप लगा करके वहाँ पे बैठते हैं। ये तो हाल हो गया है। सरकार किसी भी मुद्दे पे बहस करना ही नहीं चाहती, बहस करवाना ही नहीं चाहती, सिर्फ उलझाए रखती है। और ये आपको भी लग रहा है कि श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे भारत में, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं? हो ही सकता है भाई, जनता जनार्दन है। जनता का मूड कब बदलेगा? यही जनता है जिसने नरेंद्र मोदी को वोट दे करके गद्दी में बिठाया था। सरकार का खजाना, देश का खजाना नरेंद्र मोदी के हाथ में दे दिया था। देश का सारा तिजोरी का चाबी नरेंद्र मोदी के हाथ में है। जब उन्हें ये तिजोरी का चाबी दिया गया था, उस वक्त जीडीपी क्या था, उस वक्त महंगाई क्या थी, और आज 7 साल के शासन के बाद क्या महंगाई है, क्या जीडीपी है, क्या इन्फ्लेशन है? जनता इसका सवाल जरूर करेगी। जनता पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में जनार्दन है। बड़े बड़े तुर्रम खान नहीं टिक पाए जो अपने आप को समझते थे, ब्रिटिश को मार के भगा दिया। उसके बाद में जितने भी नेता जो करप्ट बनते रहे, जो बहुत ही किसी ज़माने में बहुत पावर रखा करते थे, वो भी ख़त्म हो गए। ये आज के ज़माने के नरेंद्र मोदी क्या समझते हैं कि इनके पास में बहुत बड़ा मेजॉरिटी है, तो वो क्या करेंगे? नहीं, पॉइंट पर आइए ना। जनता तो आप जनता है, जनार्दन होती है सर लोकतंत्र में। ऐसी कोई नई बात आप मुझे नहीं बता रहे ना, दर्शकों को यहाँ पर बता रहे। लड़ाई नहीं कर सकेगी नरेंद्र मोदी की सरकार। नरेंद्र मोदी की सरकार जनता से लड़ाई नहीं कर सकती। तथ्यों के आधार पर जवाब देना चाहता हूं। आज विपक्ष के नेता उठा रहे हैं। कुछ तौसीफ ने बातें उठाई है। पहले तो उनको पता होना चाहिए लोकसभा में प्राइस राइज के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर चर्चा चल रही है। इनफैक्ट सस्पेंशन रिवोक कर दिया गया है। दूसरी बात, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सबसे कम रिसेशन की प्रोबेबिलिटी 0% इंडिया में है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश में भी 40% उसको रखा गया है। क्या ये भी फिक्स्ड है क्या? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से लेकर वर्ल्ड बैंक सारे ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था आज साबित होकर आई है। क्या वो भी फेक न्यूज़ है क्या? जो प्राइस राइज की आप बात कर रहे हैं, आज इतनी 2 वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी 6 से 6.5%, 7% औसतम इन्फ्लेशन रहा है, जबकि मनमोहन सिंह के ज़माने में 10% के ऊपर रहा करता था महीनों तक। ये हकीकत है या ये फैक्ट है या फैक्ट नहीं है? वेस्ट बंगाल सरकार जिसका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, उन्होंने 1 रुपया वैट का नहीं काटा पेट्रोल और डीजल पर, जबकि सेंटर ने एक्साइज ड्यूटी 2 बार काटी। क्यों बताइए? आपने महंगाई कम नहीं की वेस्ट बंगाल में। जहां तक प्राइस राइज की बात है तो मुझे बता दीजिए कि यूपीए के सरकार जिसमें आप शामिल थे, वहां पर राइस, व्हीट, आटा, ग्राम, दाल, तूर, उड़द, शुगर, मिल्क, इसमें सब में 200% बढ़त होती थी प्राइस में।
और आज जो उसमें 35-40% प्राइस राइज इंक्रीज हो रहा है, वहां पे आपके जमाने में 200 से 400% तक बढ़त हो रही थी। आपने क्या किया था प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए? जीएसटी काउंसिल का बार बार आप हवाला देते। जीएसटी काउंसिल में वेस्ट बंगाल के भी सरकार के प्रतिनिधि थे, राजस्थान सरकार के भी प्रतिनिधि थे। कितने बार उन्होंने रिटन डिसेंट नोट में उसका विरोध किया? और आखिरी में मैं आपको बता दूं कि आज ही रिपोर्ट आई है, जीएसटी कलेक्शन जो है 1.48 लाख करोड़ हुआ है, लगातार 21 महीनों में से 19 महीने 1 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ है। पिछले महीने 1,68,000 करोड़ हुआ था। 1000 के ऊपर गैस बेचना स्टार्ट कर दिया और आज भी बिक्री हो रहा है। नहीं बोला, आपके पास तर्क है, तथ्य है, तो आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्री आउटपुट 8 महीने के हाई पर है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का ये आधार आया है, इंडेक्स आया है 56.4 आया है, जो कि पिछले महीने से बहुत ज्यादा है। तो मुझे बताइए कि आप किस प्रकार से केवल और केवल भारत की बदनामी करना है, लोकतंत्र पर सवाल उठाना है और बार बार जो है अपनी राजनीति को चमकाने के लिए प्रेफर करूंगी अभी जो असदुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट है उस पर कायम रहे। जब वो ये कहते हैं श्रीलंका जैसे हालात बन जाएंगे, तो क्या वो सिर्फ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? क्या वो जो सरकार की सोशल पॉलिसीज हैं उन पर बात नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो बार बार कट्टरता का भी जिक्र करते आए हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी, तौसीफ खान, मैं आप इसे समझना चाहती हूं, ये कहा जा रहा है उसमें भड़काने की कोशिश है, जनता को डराने की कोशिश है। ये क्या करना चाह रही हैं ऑपोजिशन पार्टीज? नहीं, देखिए, अपोजिशन में एक तो वैसे ही हमारी कमज़ोर अपोजिशन है और यही वजह है कि जगह जगह में पब्लिक सड़क पे उतरकर विरोध करती है। अभी आप देख लीजिए, थोड़े दिन पहले तो वीक ऑपोजिशन क्यों है भाई? अग्निपथ का स्कीम हुआ था, वीक ऑपोजिशन जनता क्यों है विरोध सर? कर रही थी। उससे पहले आप देख लीजिए कानून का, देख लीजिए कृषि कानून का देख लीजिए, तो जनता विरोध कर रही थी। आप घूम फिर के एक असदुद्दीन ओवैसी, जो ना तो कोई मिनिस्टर है ना कुछ है, एक अकेला एमपी है, आप उनको फोकस देती हैं, लेकिन आप उसको फोकस नहीं देती जो जनता उतर करके विरोध करती है। आप बताइए ना कि अग्निपथ पे कितना बहस हुआ। आज फिर से अग्निपथ पे बहस करने का मांग किया गया। नहीं, आप ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी का भारतीय राजनीति में कोई स्थान नहीं है, वो मतलब कोई आवाज नहीं है। अभी आएंगे वारिस पठान, पूछेंगे उनसे, पूछेंगे उनसे। नहीं, अभी अनुराग भदौरिया से पूछ लेते हैं, पहले अनुराग भदौरिया से पूछ लेते हैं। अनुराग भदौरिया जी, ये जनता को भड़काने की कोशिश है, उकसाने की कोशिश है, ये श्रीलंका जैसे हालात क्यों चाहते हैं ऑपोजिशन पार्टीज? यहाँ क्यों बार बार ये बात कही जा रही श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे? अपोजिशन में कौन पार्टी चाह रही है कि श्रीलंका जैसे हालत हो जाए? मैं आप ही से पूछ ले रहा हूँ, क्या समाजवादी ने कहा कि यहाँ श्रीलंका जैसे हालत हो जाएंगे, या चाहते हैं हम लोग श्रीलंका जैसा, या टीएमसी ने बोला, या किसी और पार्टी ने बोला? किसने बोला कि यहाँ श्रीलंका जैसे हालत हो? श्रीलंका में जब राष्ट्रपति भवन में भीड़ घुस गई थी, तब के रिएक्शंस आपको याद हैं? अभी दिखाऊंगी मैं आपको, तब के रिएक्शंस आपको याद है अनुराग भदौरिया? बिल्कुल याद है। तो उसका शब्दों को मत तोड़िए। अच्छा, शब्दों को ना तोड़े, अच्छा शब्दों को ना तोड़े। आपका सवाल क्या है? आप सवाल पूछ लीजिए, तब आप बाद में पहले तो आप खुद इतने कंफ्यूज हैं, पता नहीं इस डिबेट में थे कि कहाँ थे कि आपको सवाल ही सुनाई नहीं दिया और आपने जवाब देना शुरू कर दिया। मैं डिबेट में था ही नहीं, तो फिर कहाँ थे? आपने सवाल का सुना नहीं और जवाब देना शुरू कर दिया। बहुत ही विचित्र हालात है भाई। इसीलिए जनता के साथ जो कम्युनिकेशन गैप है वो दिखा था उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में। चलिए लड़ लेते हैं, चलिए लड़ने बैठे, बताओ लड़ते हैं। कम्युनिकेशन गैप था जनता के साथ दिखा था अभी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में सर, यही दिखा था। फिर इलेक्शन पहुंच गए, आपको इलेक्शन के नीचे कुछ दिखाई नहीं पड़ता? आप क्या तो आपके लिए सत्ता नहीं है? अच्छा, इलेक्शन के नीचे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता सर। इलेक्शन में जनता फैसला सुनाती है सर लोकतंत्र में। चलाना चाहिए। आपको बधाई बीजेपी का एजेंडा चलाने के लिए। आपको बीजेपी के एजेंडा पर आ गए, इतना बुरा लग गया, इतना बुरा लग गया अनुराग भदौरिया, इतना बुरा। जनता ने बीजेपी का एजेंडा चलाया था, तो सवाल नहीं, जनता ने बीजेपी का एजेंडा चलाया था। भूत आपका उतर गया हो तो सवाल नहीं, जनता ने बीजेपी का एजेंडा चलाया था। एजेंडा चलाना कमाल की बात कर। नहीं अनुराग भदौरिया, आपकी तो हालत बहुत ही विचित्र है सर। क्या हुआ था? आपकी तो बौखलाहट भी समझ आ रही और जनता भी सुनी रही होगी और देख रही होगी और कह रही होगी क्यों रहती कि इलेक्शन में सवाल क्या हुआ था, पूछ रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं अनुराग भदौरिया? अच्छा सुन लीजिए ना, आप बताइए आपका सवाल क्या है? नहीं, आपको तो सवाल इतनी देर से आप बहस कर रहे हैं मुझसे और सवाल आपको पता नहीं है, बहुत ही, इसीलिए यही कम्युनिकेशन आप एजेंडा चला, यही तो समझ का फेर था सर, यही तो समझ का फेर था। आपको जो आपको सवाल चुप जाते हैं उसमें बीजेपी का एजेंडा, आपसे सवाल पूछने लगे तो एजेंडा प्रोपेगेंडा दिखाई देता है। नहीं सर, आपके पूछेंगी नहीं,
महिला समस्या पे तो आप कोई पूछेंगे बात नहीं, अच्छा अर्थव्यवस्था पे आपको तो आप डिबेट का पूछेंगे टॉपिक नहीं। पता है या नहीं पता है? अब ये हालत है आपकी, ऐसे पढ़ के आते हैं सर। आप मैथमेटिक्स के एग्जाम में फिजिक्स से तैयारी करके आ गए सर, आप पूछेंगे मैथमेटिक्स के एग्जाम में फिजिक्स से तैयारी करके आ गए। भ्रष्टाचार क्यों है आप पूछेंगे नहीं, तो आप बुरा पूछेंगे हाल है आपका सर जो एजेंडा आपका, वही इस वक्त पूछ लीजिए। बहुत ही बुरा हाल है। मैं मैथमेटिक्स का एग्जाम आपको बताया गया था कि मैथमेटिक्स के बारे में ही बात होगी। अब आपके पास जवाब नहीं है तो आपको फिजिक्स की बात करनी है, पॉलिटिकल साइंस की बात करनी है, हिस्ट्री की बात करनी है, आपको सब जगह बात करनी है, मुद्दा छोड़ के कोई बात नहीं। शहजाद पुनावाला, अगर नफरत के अनुराग भदौरिया ने आप पर हमला करते हुए पूछा था कि हमने कहा बोला था, मैं आपको स्टेटमेंट पढ़कर सुना। नहीं मुझे पता है, वो स्टेटमेंट में सुनाऊंगी उनके, मैंने जैसा कि मैंने उसी टाइम उन्हें बोला। मैं जानकारी, क्योंकि उनकी ज्ञान में कमी रहती है हमेशा। लोग एलओपी अखिलेश यादव, अगर भारतीय जनता पार्टी ने फ्री राशन देना बंद कर दिया तो सिचुएशन ऑफ इंडिया विल बी सेम एज सिचुएशन ऑफ श्रीलंका, ये उनका बयान। उदित राज 164वें नंबर पर भारत, एक सेकेंड अब बीच में मत बोलो, आपको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। श्रीलंका जैसा हाल आपका हो गया है 2014, 17, 19, 22 में आपका हाल श्रीलंका जैसे कर दिया है। आप कृपया करके व्यवधान ना करें, बीच में ना बोले। और आप अपनी, एक सेकेंड अनुराग भदौरिया, स्टूडियो में रहते तब व्यवधान, स्टूडियो के बाहर रहते तब व्यवधान। जरा सच्चाई सुनने से एलर्जी है क्या आपको? मैडम सच्चाई से बहुत बहुत बधाई भैया एंकर साहब, ये दूसरों के वक्त ही बोलते हैं क्या? बधाई एंकर साहब, क्या बात है। हाँ, मैं आपको बात पूरी करने के लिए मंच दूंगी। पीछे वाला थोड़ा अपने एक सेकंड बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। सुने, देखिए इनको बोलने दीजिए। जनता सुने, जनता सुने, जनता सुने। इनके पास कितने तर्क हैं, जनता सुने। इनके पास कितने तर्क हैं? इनके पास एंकर को लेकर तर्क है, इनके पास चैनल को लेकर तर्क है, इनके पास अपनी पार्टी को लेकर तर्क नहीं है, देश बदल रहा है, इनके पास पार्टी को लेकर तर्क नहीं है। बस यही सुनवाना था शहजाद पुनावाला। देखिए ऐसा है, पीछे बुक शेल्फ भी खाली है और मुद्दों की कंगाली है। ये बुक शेल्फ खाली, मुद्दों की कंगाली वाली समाजवादी पार्टी है। अब सुन लीजिए, कृपया करके व्यवधान ना करें। मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। अनुराग भदौरिया, कम से कम भ्रष्टाचार के बाद शिष्टाचार समझ लीजिए। शिष्टाचार से पार्टिसिपेट करिए डिबेट में, अन्यथा ना करें। कंगाल कौन है जिसको मैं आप बता सकता हूँ, अपनी बात रख सकता हूँ। ये इतना बोलते हैं कि जनता को समझ में नहीं आता, इनके बौखलाहट में और बौखलाहट में। यही बात है। इसलिए अगर ऐसे भाई क्या बोल रहे हैं, देखिए किस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। हाँ, इनको बोलने दीजिए। एक सेकंड रुकिए शहजाद पुनावाला, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। इनको प्लीज थोड़ा सा इनको म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, म्यूट कर दीजिए। अच्छा, इनका आपको जनता ने वैसे ही म्यूट करके रखा भाई, जनता ने वैसे ही म्यूट कर दिया आपको तो राजभर जी और शिवपाल यादव भी बता रहे हैं, शिवपाल यादव और राजभर जी भी बता ही रहे हैं कि जनता ने कितना म्यूट किया हुआ है। आप कृपया करके जनता को सुनने दीजिए। आपके तर्कों में और आपके तथ्यों में कितनी कंगाली है वो जनता ने बता दिया। अनुराग भदौरिया, पिछले 5 मिनट से एक तार्किक दलील आपने दी नहीं है सर। पिछले 5 मिनट से एक तार्किक दलील आपने दी नहीं है। ऑडियो डाउन कर दीजिए। अगर सर को मुद्दे पर नहीं रहना, ऑडियो डाउन कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए दर्शक वक्त निकाल कर ये डिस्कशन देखते हैं। अनुराग भदौरिया, आप इंटरप्ट नहीं करेंगे, तार्किक तौर पर डिबेट कीजिएगा। तार्किक तौर पर सोच लीजिए, कुछ आंसर सोच लीजिए। टाइम है, इतने दूसरे पैनलिस्ट बात कर रहे हैं, इतने सोच लीजिए, आपके पास टाइम है। शहजाद पुनावाला, देखिए आदित्य जी, स्पष्ट तरीके से यदि ये ओवैसी के बयान के खिलाफ है तो आज उनको आकर कहना चाहिए कि चाहे हमारे कितने ही डिफरेंसेस क्यों ना हो बीजेपी के साथ, ये भारत की तुलना श्रीलंका से करना, ये मैं उसका खंडन करता हूं, पर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अखिलेश यादव ने भी किया है, क्योंकि उदित राज कांग्रेस पार्टी के अभी अध्यक्ष ने भी किया है। आपने सुना नहीं? उनको पता ही नहीं है। उनको तो पता ही नहीं, उनको तो उनकी पार्टी में क्या हो रहा है नहीं पता है, इसीलिए तो ये हालत है उनकी। जनता ने हालत कर रखी है। और राजभर जी ने कहा है, राजभर जी ने भी तो बताया ना कि एसी में बैठे रहेंगे, सड़कों पे उतरेंगे नहीं तो जनता की बीच में की बात कैसे पता चलेगी। तीसरी बात, उदित राज ने तो यह झूठ फैलाया कि भारत की अर्थव्यवस्था 164वें स्थान पर है, उसको पीआईबी ने फैक्ट चेक किया। तो कांग्रेस ने यह झूठ फैलाया, एसपी ने यह झूठ फैलाया और ओवैसी ने झूठ फैलाया, और तीनों मिलकर ये झूठ इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि तीनों का ही आप देखिए पैटर्न, फ्रीबी फर्स्ट कौन करता है, फैमिली फर्स्ट कौन करता है और करप्शन फर्स्ट कौन करता है, ये तीनों ही इसी में है। और तौसीफ खान से मेरा एक ही सवाल है, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। श्रीलंका का डेट 6 लाख करोड़, वेस्ट बंगाल सरकार का डेट 5.5 लाख करोड़, तमिलनाडु का डेट 6.5 लाख करोड़, राजस्थान का डेट 5 लाख करोड़, पंजाब का डेट 3 लाख। आप उनसे वेस्ट बंगाल पे ही बात कर लीजिए, उनसे वेस्ट बंगाल पे ही बात कर लीजिए। तौसीफ जी हाँ, ये आंकड़ा दे रहे हैं, इनको आंकड़ा याद रहना चाहिए। जो बंगाल सरकार का जीएसटी का शेयर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं है, वो कितना ये भी बता दें। वो तो ये नहीं मैं बता दूंगा, अगर मैं आपको बता दूं कि सारे जीएसटी ड्यूज क्लियर है, क्या ये माफी आप बताइए।
मैं बता दूं, जीएसटी ड्यूज सारे क्लियर है। मैं आपको ऑफिशियल फाइनेंस मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट दिखा रहा हूं। अगर ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आपको दिखा दिया तो आप प्लीज इसके बाद माफी मांगेंगे कि मैं ये झूठ बोल रहा हूं। झूठ तो बोला ही नहीं जा सकता आपसे। आप बता दीजिए कितने ड्यूज बाकी है। बंगाल का जो बकाया है, बंगाल का जो बकाया है, आदित्य जी मैं आपको पढ़वा सकता हूं, कलेक्ट करती है ये देखिए केंद्रीय सरकार, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली अपने हैंडल से ट्वीट किया जो है कितना शेयर बाकी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री क्लियर्स जीएसटी ड्यूज ऑफ ऑल स्टेट्स टिल मे एंड। जो साइकिल होती है मे एंड तक की साइकिल का सारा जीएसटी क्लियर्ड है। इसमें बंगाल का भी है, सारे स्टेट्स का है। वो पैटर्न भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है कि कैसे किसका कितना क्लियर करना है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल अपने हैंडल से, निर्मला जी ने अपने हैंडल से इसको ट्वीट करके सार्वजनिक पटल पर रखा है। कौशिक जी मैं आपसे पूछता हूं कितना ड्यू बाकी है जीएसटी में बंगाल का, आज आप बताइए, अन्यथा इस बात के लिए 11 मई 2022 तक 98,000 करोड़ 98,000 करोड़ का। तो आप जो है ये क्या बात, ठीक है। हमारे साथ वारिस पठान इस वक्त जुड़ गए हैं। वारिस पठान अभी शहजाद पूनावाला ये कह रहे थे कि मीटिंग में वो फिर से ये डिमांड, एक सेकेंड वारिस पठान, वो क्लियर कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी भड़का रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, देश की जनता को उकसा रहे हैं। क्या भड़काया असद ओवैसी ने, क्या भड़काया उन्होंने क्या कहा कि इस तरह के हालात हिंदुस्तान में भी हो सकते, श्रीलंका के अंदर क्यों इस तरह के हालात हुए, क्योंकि वहाँ पे इतना अराजकता बढ़ गया, इतना वहाँ पर खाने पीने के लोगों के वांदे हो गए, युवाओं के पास रोजगार नहीं था, जॉब नहीं था, सरकार के पास कोई नीति नहीं थी। तो हमने पूरी दुनिया भर ने देखा कि किस तरह लोगों का आक्रोश आ गया। पेट्रोल की लाइन में लोग खड़े थे, 3-3 दिन तक उनको पेट्रोल गैस डीजल नहीं मिल रहा था, तो सब रास्ते पे आ गए। आखिरी में युवा क्या करेगा, मरता क्या नहीं करता, तो रास्ते में आ गए उन लोग, वहां चले गए प्रधानमंत्री की आवाज पे, प्रेसिडेंट की आवाज पे चले गए। और वहां ये हुआ, तो उन्होंने यही कहा कि हमारे देश के अंदर इकोनॉमी को अपने को बैलेंस करना जरूरी है, जिसमें बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। बीजेपी सरकार के पास पॉलिसी क्या बताइए। आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आपने दिया नहीं। क्या उसके लिए पीएम आवास में भीड़ का घुसना जरूरी है क्या? भाई कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन के लिए आप बेहतर, और असदुद्दीन ओवैसी तो बैरिस्टर है, ऐसे ही तो बोला नहीं होगा उन्होंने, सोच समझ कर ही बोला होगा। आप संविधान में यकीन रखती है ना, संविधान में हम यकीन रखते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं, डेमोक्रेसी ने हर इंसान को अधिकार दिया है कि वो आंदोलन कर सकता है, वायलेंस अलाउड नहीं है, आंदोलन आप पीसफुली कर सकते हैं। अगर आपको सरकार की किसी नीति से आप सहमत नहीं हो आदित्य जी, तो आपको अलाउड है कि आप आंदोलन करिए। मुझे उम्मीद है आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। सब इतनी सारी बातें करते हैं असद साहब, उनकी बातों पे आप ध्यान नहीं देते। हाँ, मैं आपको 3 तस्वीरें दिखा रही हूँ। संविधान में जो, सुन लीजिए, संविधान में जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार गारंटीड है, उसी की तस्वीर दिखा रही हूँ मैं सर, उसी की तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। क्या इस भीड़ को प्रधानमंत्री के घर में घुस जाना चाहिए था? 3 तस्वीरें दिखा रही हूँ वारिस पठान ने। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री, नहीं, गलत बात है। आप, उन्होंने ये नहीं कहा कि भीड़ को प्रधानमंत्री के घर में घुस जाना चाहिए था या प्रधानमंत्री के आवास में चले जाना चाहिए। एक दिन घुस जाएगी ये तो कहा, एक दिन घुस जाएगी ये कहा वारिस पठान की नहीं कहा। और कंपेयर कर रहे हैं श्रीलंका के साथ। सर आपको अच्छा लग रहा है श्रीलंका के साथ आपके देश का कंपैरिजन हो रहा है? नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारा देश भारत तरक्की की बुनियाद पे आसमान की बुलंदियों को छुए। हम तो चाहते हैं कि हमारा युवा जो आज बेरोजगार मारा घूम रहा है, उसको रोजगार मिले। हम 75वां आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं, महोत्सव मना रहे हैं, मगर देखने में क्या आ रहा है कि हमारा युवा तो बेरोजगार है। हमारे घर के अंदर तो जो गैस का चूल्हा जल रहा है, उसका मोदी जी ने भाव 1053 रुपया कर दिया है। कहां से खरीदेगा एक इंसान? हमको जो गैस, पेट्रोल, ऑयल की जो जरूरत पड़ती है, वो तो आसमान सर एक है देश की बेसिक समस्याएं जिन पर बात बिल्कुल होनी चाहिए, उसे कोई इनकार नहीं कर रहा है वारिस पठान। आप 2 चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं सर। आप भीड़ तंत्र को बेसिक समस्याओं के साथ मिक्सअप कर रहे हैं सर। उन दोनों के मिक्सअप करने से प्रॉब्लम है। समस्याओं पर बात होनी चाहिए, बिल्कुल बात होनी चाहिए, इससे किसी को इंकार नहीं है सर। लेकिन आप उसे ये थोड़ी कहेंगे एक दिन भीड़ प्रधानमंत्री की आवास में घुस जाएगी, ये थोड़ी कहेंगे आप। दोनों चीजों में अंतर है ना सर।
अंतर है, आप रॉन्ग ले रहे हो। उन्होंने ये कहा कि जब एक इंसान का गुस्सा ये आ जाता है, जब एक युवा नाराज हो जाता है, जब एकदम परेशान हाल जनता हो जाती है, तो जनता रास्ते पे आ जाती है और इस तरह के वाकयात होते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा होगा ही, ऐसा करना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। आप एक बात को एक गलत ट्रैक के ऊपर लेके चले गए। मैं किसी गलत ट्रैक पर नहीं ले जा रही हूँ, क्योंकि श्रीलंका में आप जब बात कर रहे हैं श्रीलंका के बारे में, तो चाइनीज डेट की बात आप नहीं कर रहे हैं, डेट ट्रैप की बात आप नहीं कर रहे हैं सर। वहां पर तो ये आरोप लगे एक फैमिली ने अपने खजाने भरे, एक फैमिली ने अपने ट्रेजर भरे, फैमिली ने सारा पैसा निकाला। आप किस तरह से किस आधार पर आप जो कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं सर, और उसमें भी ये जो उकसावे वाली भाषा है वारिस पठान, आप इससे इंकार नहीं कर सकते। नहीं, उन्होंने किसको उकसाया, किसको कहा कि चले जाइए प्रधानमंत्री के घर? चलिए जवाब ले लीजिए, बीजेपी आपको जवाब देना चाह रही है, जवाब ले लीजिए। बताइए आप मुझे, अगर वो बयान आपके पास है तो। वारिस जी ने 3 बिंदु उठाए, पहले मैं आपको बता दूं। वारिस जी अभी एक एक करके बात रखते हैं। देखिए, वारिस जी ने बोला कि भारत में गैस के दाम क्या हो गए, 1053 14 किलो का सिलेंडर, बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान में 1103, यूएस में 1750, कनाडा में 2411, नेपाल में 1140। ये आज जो कॉस्ट टू टैक्स पेयर है 1053, ये 1241 था 2014 में, तो उल्टा दाम कम हुए टैक्स पेयर को। दूसरी बात, तेलंगाना में जहां पे इनकी सरकार साथ में है, मतलब सरकार को समर्थन करते हैं, 1 लीटर पेट्रोल 111 रुपए का। आदित्य जी चेक कर लीजिए, वही दाम 95 रुपीज है उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि यहां की सरकार जिसको ये समर्थन करते हैं और जीएचएमसी में समर्थन करते हैं, 1 रुपया उन्होंने वैट का पेट्रोल पर नहीं काटा, पर वहां पर महंगाई किसी को अफेक्ट नहीं करती है। वहां पर जाकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के निवास पर कोई जाकर प्रदर्शन नहीं करेगा। और आखिरी बात ये कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बोलते हैं, ये स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से था कि याकूब मेमन being hanged because he is Muslim, असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी says to यूपी पुलिस, मोदी और योगी चले जाएंगे फिर कौन बचाएगा तुम्हें। असदुद्दीन ओवैसी साहब के और भी ऐसे बयान हैं, आपको याद होंगे। मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, ये सारे संविधान सम्मत बयान थे उनके। संविधान में कहाँ लिखा है कि मुझे भारत माता की जय बोलना चाहिए? संविधान में शेरवानी पहनना भी नहीं लिखा। अगर मुझे मेरा नेशनलिज्म, शेरवानी पहनना भी लिखा नहीं है। प्रवक्ता के बोलने की संविधान में शेरवानी पहनना, अब बताइए लिखा है, बताइए टोपी पहनना लिखा है सांसद को, वो पहनते हैं ना। तो भारत माता की जय से क्या एलर्जी है? देखिए, अब संविधान में नहीं लिखा होगा तो आप नहीं करेगा। बताइए ना मुझे। नहीं, मैं क्यों, आप बोलिए ना, आप अच्छा, तो आप कह रहे हैं शहजाद भाई, आप तो सनातनी बन गए हो माशाल्लाह, बड़ी अच्छी। मैं सनातनी नहीं, मैं पहले से देशभक्त था, आज भी देश के लिए बोलता हूँ, आप कौम के लिए बोलते हैं। सवाल फर्क सिर्फ इतना है, आप कौम की बात करते हैं, मैं कंट्री की करता हूँ। इस देश में तो एक ही कौम है। नहीं, इस देश में तो एक ही कौम है और वो भारतीयता है। ये कहाँ समझेंगे? इनकी पार्टी में देश में एक ही कौम है और वो भारतीयता है। इनकी पार्टी में मुस्लिमीन लिखा हुआ है, पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, ये तो हटाने से रहे और पूरे देश की बात कर रहे हैं। आप तो एक वर्ग की बात करते हैं, वरना हटा दीजिए मुस्लिमीन। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हटा के भारतीय कर दीजिए, हिंदुस्तान के लोगों के नाम पे कर दीजिए। दूसरी बात सुन लीजिए ना, ये स्टेटमेंट याकूब मेमन बीइंग हैंग्ड बिकॉज़ ही इज मुस्लिम। 2 सेकंड जरा सुनिए, मेरी बात अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, जवाब वारिस पठान। अच्छा, अभी आदित्य जी 2-3 बातें इन्होंने रखी शहजाद साहब ने, मैं उनकी बात का जवाब दे देना चाहूंगा। उन्होंने याकूब मेमन का जिक्र किया, मैं बताऊंगा 82 देश के वरिष्ठ जो लोग थे, उसमें राम जेठमलानी साहब सीनियर काउंसिल भाजपा के नेता थे, लेट है, सीनियर थे हमारे, वो भी एक सिग्नेटरी थे उन्होंने, जो लेटर लिखा था प्रेसिडेंट को याकूब मेमन के टाइम, बार बार उसका उल्लेख करते हैं, मैं बताता हूँ। अब बात नंबर 2, इन्होंने संविधान की बात करी। मैं पूछता हूँ संविधान में कहाँ लिखा और मुझे नेशनलिज्म पेट्रियटिज्म का सर्टिफिकेट अब ये बांटेंगे? ये आरएसएस वाले लोग जिन्होंने 52 साल तक हमारे तिरंगे का अपमान किया, हमारे तिरंगे को नागपुर के हेडक्वार्टर में उन्होंने लहराया नहीं आदित्य जी 52 साल तक। इनके लिए तिरंगा अशुभ था, इनके लिए भगवा कलर शुभ था। ये तो सावरकर और गोवलकर की आइडियोलॉजी वाले हैं, माफी मांगने में एक्सपर्ट है। जब हमारे बाप दादा देश की आजादी के लिए जंग लड़ रहे थे, शहीद हो रहे थे ना, उस वक्त ये लोग भाजपा, ये आरएसएस वाले ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे, और अब ये हमको देशभक्ति सिखा रहे, तो हंसी आती है। मैं इसका जवाब देता हूं। मुझे हंसी भी आती है, ताज्जुब भी होता है, अफसोस भी होता है कि अब इनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इनसे नेशनलिज्म, इनसे पेट्रियटिज्म का सर्टिफिकेट मुझे लेना पड़ेगा, जो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा के यहाँ बैठा है मेरे भारत देश में। अब ये मुझे सिखाएंगे, तो बड़ा अफसोस होता है ना आदित्य जी मुझे इस बात का। अभी शहजाद साहब तो नए नए मुसलमान थे, अभी चले गए माशाल्लाह, अच्छी बात है, मगर राज्यसभा मिलने वाला नहीं है। मैं आपको लिख के देता हूं, कितना भी झूठ बोल दो। हाँ ठीक है। वारिस पठान, थोड़ी देर पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी है ना सर? जी।
कॉन्स्टिट्यूशन में ही राइट्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना सर? हाँ, मैं तो बिल्कुल होनी चाहिए फंडामेंटल सर। राइट चॉइस नहीं है सर वहाँ पे, मेरा चॉइस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन मानना पड़ेगा इस देश में। फर्क है नहीं, एक सेकेंड। फर्क है, एजुकेशनल देखिए, मैं बताता हूं, मैं इंस्टीट्यूशंस, आप ही बोल उस लीजिए, या तो सर मैं Constitution को सवाल मानता पूछ लूं हूं। आपसे, या तो मैं सवाल पूछ लूं, आप ही की परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे शो में सर। पूछिए। हाँ, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के राइट्स हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन में कि नहीं है सर? आपसे थोड़ा सा आप, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट की बात यहाँ पर हो रही थी ना, तो मैं कह रही थी कि ये जानना चाह रही हूँ और दर्शकों को भी दिखाना चाह रही हूँ कि कितने सेलेक्टिव होते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन के सम्मान की बात नेता करते हैं। तो राइट्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं कि नहीं है? देखिए, मैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ ना आदित्य। अच्छा, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहीं और है। मगर ये जो शहजाद साहब बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, ये तो गोवलकर की और सावरकर की कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही है लोग। मुझे बता दो ना। नहीं सर, अब ट्रैक मुझे बता दो कहाँ लिखा है कि मुझे ये बोलने से मेरी राष्ट्र कॉन्स्टिट्यूशन को आप टोटलिटी में लेंगे, ऐसा नहीं होगा जहां आपको सूट करेगा वहां मैं कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करता हूं और जहां आपको सूट नहीं करेगा वहां आप कहेंगे नहीं मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था। ऐसे नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशन टोटलिटी में एग्जिस्ट करता है, टोटलिटी में, सिलेक्टिव नहीं हो सकते कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आप बात। और दूसरा आपने कहा कि अरे इनसे बड़ा तो मैं जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को, सर सुनिए, भारत को जिन्होंने चुना वो भारतीय हैं सर, जिन्होंने भारत को चुना है, जो भारत में रहते हैं वो भारतीय हैं और इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन टोटलिटी में मानना पड़ेगा। चॉइस नहीं है, वो चॉइस नहीं है। तो ये शहजाद को समझाओ ना आप। मैं आपको भी तो समझा रही हूँ, मैं हर किसी को समझा रही हूँ। सुना नहीं, भारत की बात की मैंने बीजेपी और एआईएमआईएम का नाम नहीं लिया इसमें। शहजाद साहब मेरे को बोल रहे हैं, मैं जवाब दे देता हूं। अरे शहजाद साहब मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं ये नहीं। वारिस पठान से जवाब, वारिस पठान जवाब लीजिए, एक सेकंड रुक जाइए। अदिति जी इन्होंने कहा, अब सुन लीजिए वारिस जी, आपको चुप कराने में 10 मिनट लग जाते हैं भाई। आपको जवाब अब सुन लीजिए, आपने सवाल पूछे, मैं जवाब लगा के समझाइए। सवाल पूछे, बार-बार मेरा नेशनलिज्म चैलेंज करते हैं। सर आपसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की टोटलिटी को लेकर सवाल पूछा, उसमें आपने इतने सारे क्लॉजेस लगाने शुरू कर दिया। अब आपने सवाल उठाया बीजेपी से, बीजेपी से जवाब तो लीजिए, वाद विवाद ही करने आए ना। इन्होंने कहा भारत माता की जय कहना कहाँ लिखा है संविधान में? बाय द वे आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, जिसमें कि पहला प्रोविजन है कि सारे हमारे देश के चिन्हों को हमें सलाम और प्रणाम करना है, उसमें भारत माता की जय आ जाता है। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर्टिकल 14 भी लिखा है। अब बताइए, हिजाब का फैसला है, 3 तलाक का फैसला है, क्यों नहीं माना? आर्टिकल 44 भी लिखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या मानते हैं आप इसको? ये तो कांग्रेस ने, जो आपकी साथी रही है, उसने लागू भी करवाया था, गोवा में करवाया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसको लाने का काम किया था। मानते नहीं मानते बताइए। और तीसरी बात मुझे बता दीजिए, आप हमें बोल रहे हैं मेरे बाप दादा, नाना नानी, दादा दादी पुणे में, महाराष्ट्र में लड़ रहे थे आजादी के लिए। आप बताइए रजाकार कहां लड़ रहे थे? रजाकार तो भारत से हैदराबाद को अलग करने के लिए लड़ रहे थे। ये तो अच्छा हुआ सरदार पटेल साहब थे, उन्होंने हैदराबाद में एक्शन करवाकर 17 सितंबर को हमारे देश में हैदराबाद का एकीकरण किया। आप बताइए रजाकार की पृष्ठभूमि वाले कहां लड़ रहे थे और किसके लिए लड़ रहे थे? वारिस पठान, जो रजाकार थे, जिनको जाना था वो चले गए। वारिस पठान आज हमारे महान भारत देश में रह रहा है, पक्का सच्चा नागरिक बन के। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानता है वारिस पठान इक्वालिटी की बात करता है, और वारिस पठान को प्राउड है कि मैं एक भारतीय मुसलमान हूं, इसका मुझे गर्व। और मुझे 3 तलाक का फैसला मानते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, लेने की कोई जरूरत नहीं है। 3 तलाक का फैसला मानते हैं? आपने माना क्या सबरीमाला के केस को? चलिए वो रिव्यू में है क्या? 3 तलाक का फैसला रिव्यू में गया है क्या? हमने तो ट्रिपल 3 तलाक का फैसला रिव्यू में गया है क्या? अरे 3 तलाक का आ गया तो सर आप भी बैरिस्टर है, आप भी पठान लॉयर है, आप भी तो वारिस पठान लॉयर है, आप लॉयर की तरह बातें किया करें। आप खामोशी के साथ सुन रहा था शहजाद साहब, आप तो पुणे के हमारे, आप पर तथ्यों को, जैसे आपने भारत श्रीलंका की इमेजिनरी तुलना की, तथ्यों को इमेजिन नहीं कर सकते। मेरी बात को सुनिए, मैं कोई तथ्य को इमेजिन नहीं करता। तथ्य हकीकत है। संविधान का जो लिखा हुआ अक्षर है उसको इफ्स बट्स में आप चेंज नहीं कर सकते। जो है वो है, जो वारिस पठान है वो है। अब आप क्यों सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हो रात और दिन कि नहीं ये बोलना पड़ेगा, आपने ये क्यों किया, ट्रिपल तलाक का क्यों नहीं माना? रे माना, उसकी वजह से आज देखिए ना कितनी हमारी महिलाएं परेशान है। जरा चलिए मेरे साथ किस दिन तेलंगाना में आपको दिखा देता हूं। बर्डन ऑफ प्रूफ आपने डाल दिया महिलाओं के ऊपर, आज कितने लोगों को तकलीफ हो रही है तो आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, सबरीमाला में तो आपने मान लिया ना जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, नहीं जो कहा परफेक्ट था। अमित शाह साहब ने भी आके कह दिया था, उसके लिए आप कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको आपकी कुर्सी डगमगाती हुई दिखेगी फिर शहजाद साहब। इसीलिए बोल रहा हूं संविधान को मानिए
और जरा सा इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दीजिए। आज का चर्चा होना चाहिए रोजगार, किस तरह से हमारा युवा को रोजगार मिलेगा। आपको तो रोजगार मिल गया, आपको वापस तो भाजपा ने बना दिया प्रवक्ता, मगर हमारे इतने बेचारे जवान लड़के आज बेरोजगारी से घूम रहे हैं, लेकिन आपको प्रवक्ता तक ही रहेंगे आप शहजाद भाई। ठीक है जल्दी इसके आगे जाने का चांस नहीं है, और उसके बाद राज्यसभा तक जाने का चांस नहीं है। कितना भी आप सनातन के श्लोक पढ़ लो। अब सुन लीजिए ना वारिस जी, रोजगार की बात आपने छेड़ी, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान में थे असदुद्दीन ओवैसी साहब, वहां पर 29% अनएम्प्लॉयमेंट है जुलाई में। उससे पहले पूरे एक वर्ष तक 20% के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब राष्ट्रीय औसतन से 3 गुना 4 गुना ज्यादा वहां पे बेरोजगारी है। तेलंगाना में भी जो वादा किया था तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने, जो आपके साथी है, उन्होंने कहा था मैं लाखों नौकरियां दूंगा, उन्होंने आज तक 1000 नौकरियां नहीं दी होंगी। आप मुझे बताइए कि बेरोजगारी को लेकर तेलंगाना और राजस्थान में कितनी आवाज। एक सेकंड सर, क्यों आप सवाल से भाग रहे हैं? सवाल से मत भागिए, सवाल से मत भागिए। आप बताइए कि राजस्थान और तेलंगाना की बेरोजगारी के विषय में आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कितनी बार बोला है? कर्नाटका में किसकी सरकार है? कर्नाटका में क्या हो रहा है? कर्नाटका को छोड़ दीजिए, वहां पर आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। और आप बताइए बनाना चाह रहे हो मॉडल राजस्थान का, अरे आप बताइए तो योगी मॉडल लाना चाह रहे हो। आपके चीफ मिनिस्टर कर्नाटका ने कहा कि हम यहाँ पे यूपी का मॉडल लाएंगे, ठोक डालूंगा वाला पॉलिसी। डिबेट जारी है पिछले 10 मिनट में। एक सेकंड, अभी रोजगार पे बात कर रहे थे, अब आप ठोक दो मॉडल पर चले गए। सर ऐसे कैसे होगा? अगर आप हर एक लाइन के बाद, हर 2 सेंटेंसेस के बाद गोल पोस्ट चेंज करेंगे तो दिक्कत होगी सर, दिक्कत होगी। इकोनॉमी पे बात शुरुआत करते हैं, फिर आप चले जाते हैं, फिर आप ट्रैक चेंज कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कहा जाता है टोटलिटी में एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप ट्रैक चेंज कर लेते हैं। सर कम से कम एक मुद्दे पर कायम तो रहिए वारिस पठान, प्लीज एक मुद्दे पर तो कायम रहिए। ठीक है, वारिस पठान कर्नाटका पे आ गया तो आपको बुरा लग गया। देखिए सर, मुझे किसी का बुरा नहीं लगा। एक सेकंड मुझे सर सुनिए मेरी बात। कांग्रेस की पता नहीं कौन किसकी बेटी है, सुनिए मेरी बात वारिस पठान। मुझे दुख इस बात का है कि दर्शकों ने जिस टॉपिक के लिए ये डिबेट ज्वाइन की होगी, आपने इस डिबेट को डिरेल करने की कोशिश की। मुझे सिर्फ इसी बात का दुख है और कुछ नहीं। मेरी अकाउंटेबिलिटी व्यूअर के लिए, मेरी अकाउंटेबिलिटी आपके लिए नहीं है सर। आपको कुछ आपसे अच्छे सवाल पूछना, शहजाद पूनावाला से अच्छे सवाल पूछना मेरा काम नहीं है सर, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है जनता के सवाल पूछना, जनता के सवाल पूछना। आपको अच्छा नहीं लगता है, हंस लीजिए। अनुराग भदौरिया की भी बहुत हंसी आ रही है। मैथमेटिक्स के एग्जाम में आए थे, मुद्दा क्या था और जवाब देने लगे थे फिजिक्स और हिस्ट्री का। उम्मीद है अब तक तो इंटरनेट का बखूबी इस्तेमाल कर लिया होगा, 2-4 डेटा निकाल लिए होंगे इस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए। क्या अनुराग भदौरिया? आदित्य जी, अरे आपका नाम कब से अनुराग भदौरिया हो गया वारिस पठान? भूल गए तो आपके लिए 20 मिनट भी ना काफी है सर डिबेट करने के लिए। अब इंतजार कीजिए थोड़ा सा। लोकतंत्र की बात कर रहे थे ना, कॉन्स्टिट्यूशन में मल्टीपल वॉइसेस है ना, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स है। अब वो व्यू पॉइंट्स भी तो सुन लीजिए सर। नहीं, वो व्यू पॉइंट्स भी तो सुन लीजिए। ठीक है, अब सुनिए अनुराग भदौरिया जी। हाँ आप शहजाद को डांटने से डरते क्यों है? बीजेपी के प्रवक्ता आपको सुनाई नहीं देता सर, आप सेलेक्टिव हियरिंग की प्रॉब्लम है, तेलंगाना चले गए, और मैं कर्नाटका गया तो आपको बुरा लग गया। देश का हिस्सा है। आपके एक्यूजेशन के लिए, आपके एलिगेशंस के लिए डिबेट मैं नहीं करती हूँ। फोन कॉल कर लीजिएगा, टेलीकॉन कर लेंगे, कौन किससे डरता है बात कर लेंगे। अनुराग भदौरिया देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की देखिए कमाल की बात है। गैस सिलेंडर, हिंदुस्तान का गैस सिलेंडर की कंपेयर किससे करें? पाकिस्तान के गैस सिलेंडर की कितनी कीमत। वाह भाई वाह, ये हालत हमारे हिंदुस्तान का, हमारे हिंदुस्तान के गैस सिलेंडर की प्राइस की कंपेयर पाकिस्तान से करेंगे आप? ये तो यार कमाल की बात है। एक तरफ कह रहे हैं केरला में 110 रुपए और यहाँ उत्तर प्रदेश में 95 रुपए लीटर। 95 रुपए कम होता है क्या? ये भी हिंदुस्तान है और वो भी हिंदुस्तान है, केरला भी, और राजस्थान भी हिंदुस्तान है, पश्चिम बंगाल भी हिंदुस्तान है, उत्तर प्रदेश भी हिंदुस्तान है, महाराष्ट्र भी है। आप इस तरह से सिलेक्टिव मत हुआ करो। भारतीय जनता पार्टी कमाल की सिलेक्टिव है कि यहाँ 95 रुपए भी बहुत है। 60 रुपए 55 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 95 रुपए आप ले रहे हो, बड़े प्राउडली बोल रहे हो। 95 रुपए उत्तर प्रदेश में है, सोचिए। ऐसा बोल रहे हो जैसे उत्तर प्रदेश में 5 रुपए लीटर मिल रहा है। 95 रुपए डीजल पेट्रोल को कह रहे हैं कि बड़े प्राउडली बोल रहे हैं कि 95 रुपए है। अरे आपने महंगाई से लोगों की कमर तोड़ दी है, लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। बेरोजगारी का आलम है कि लोग आत्महत्या करने पे मजबूर है, जिसमें आप चर्चा नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते, बात करने से भागते हो और इतने प्राउडली बोलते हो। केरला में देख लो, केरला हिंदुस्तान में नहीं, राजस्थान हिंदुस्तान में नहीं। आप हमेशा जो इंडिया को डिवाइड एंड रूल करने की बात करते हो, आप इसको क्या केंद्र की सरकार
किस हिसाब से देखती है कि जहां पे उनकी सरकार उसके हिसाब से देखती है पूरा हिंदुस्तान हमारा है। अगर राजस्थान में गलत होगा तो भी है, महाराष्ट्र में गलत होगा तो भी गलत है, अगर उत्तर प्रदेश में गलत होगा तो भी गलत है, केरला में गलत होगा तो भी गलत है, क्योंकि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है जहां गलत हो रहा है वहां गलत हो रहा है। ये सिलेक्टिव नहीं होगा कि वहां गलत हो रहा है यहां सही हो रहा है यहां सही हो रहा है। बीजेपी की जहां सरकार है वहां आप सही बता दोगे, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां गलत बता दोगे। वोट मांगते टाइम तो ऐसा नहीं बोलते कि भाई ये राजस्थान है, हमें वोट मत देना, हमको नहीं चाहिए, ये पश्चिम बंगाल है, वोट मत देना। फिर तो राज्य सरकारों की वैसे जो आप बात उठा रहे थे ना सर कि उसके लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेदार, इसके लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेदार, फिर राज्य सरकारों की जरूरत भी नहीं है फिर सर। और फिर नेक्स्ट टाइम ये मत बोलिएगा कि केंद्र सरकार दखलंदाजी करी, आपके आर्गुमेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ सर, मैं बोलते रहेंगे। अब मैं बोलूं, अरे आप थोड़ी तय करेंगे सर, मॉडरेटर मैं हूँ, मैं तय करूंगी। अच्छा आप ये भाषण के लिए तो बुलाया नहीं है सर, वाद विवाद के लिए बुलाया है। सुन तो लीजिए, आपका आर्गुमेंट क्यों फ्लॉड है, आपका आर्गुमेंट क्यों फ्लॉड है। राज्य सरकारों की तो कोई जिम्मेदारी फिर है नहीं, और कल को आप ही आएंगे किसी एक और डिस्कशन में और आकर कहेंगे केंद्र सरकार राज्य के कार्य क्षेत्र में, राज्य के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी कर रही है। यही अनुराग भदौरिया होंगे जो आकर ये बात कहेंगे डिस्कशन में। अब दूसरी बात सुन लीजिए, अब दूसरी बात सवाल सुन लीजिए। आप ये बता दीजिए क्या भारत में श्रीलंका जैसे खराब हालात हैं? वैसे आपके नेताओं ने क्या कहा था वो आपने सुन लिया, आपको पता नहीं था। चलिए अब आपको पता चल गया होगा। भारत में ऐसे हालात हैं कि प्रधानमंत्री आवास में घुस जाए भीड़। देखिए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, ये मानते हैं, लेकिन ये सच है कि जो हालत उत्तर प्रदेश और देश के अंदर में चल रहे हैं, ये इतने भयानक हालत कभी देखने को नहीं मिली, जिस पे कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। जिस तरह के हालात हैं यहाँ और पड़ोसी देश में देखने को मिल रहा है, ये हालात अगर हिंदुस्तान में ये हालात बनाने, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन आज हिंदुस्तान की हालत क्या है? अर्थव्यवस्था कहाँ है हिंदुस्तान की? कैसे कमर टूटी अर्थव्यवस्था की, चरमराई अर्थव्यवस्था है हिंदुस्तान की। किस तरह की हिंदुस्तान महंगाई से जूझ रहा है, इसमें कोई बात करने को तैयार है? लोग चलिए 4 एग्जाम्पल बताइए कि आपको श्रीलंका जैसे हालात भारत में दिख रहे हैं। 4 पॉइंट बता दीजिए। श्रीलंका जैसे हालात भारत में अगर यही हाल रहा तो भारत में श्रीलंका जैसे बद हालत होता है इस देश में हो जाएंगे जो हालत है हिंदुस्तान की। अभी भी है जो हालत है, अभी भी हिंदुस्तान की बता दीजिए, 4 पॉइंट बता दीजिए, 3-4 पॉइंट बता दीजिए। हालत क्या होगी? महंगाई, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करें, इससे बुरी हालत हो सकती है क्या? जहां पे यहाँ पे आटा, चावल, दाल, यहाँ दूध, दही के ऊपर आपने 5% जीएसटी लगा दिया, लोगों के मुंह से निवाला छीन रहे हो आप। इससे बड़ी हालत और क्या होगी हिंदुस्तान की? इससे बड़ी हालत क्या होगी कि 4 दिन पहले एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होता है, उसके बाद वहां ऊपर से बारिश गिरती है और बुंदेलखंड टूट जाता है, उसका एक्सप्रेसवे टूट जाता है। इससे बड़ी हालत क्या होगी? कर रहे हैं आप पूरे हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार में डुबोने का, ये भ्रष्टाचार है। एक्सप्रेस वे अगर उखड़ गया या उखड़ जाए तो भीड़ को प्रधानमंत्री आवास में घुस जाना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं मुझसे। सर कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं सर? इसीलिए मैंने आपसे कहा 3 पॉइंट में बता दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती थी दर्शक देखें और सुने, दर्शक देखें और सुने। और आप जो बात कह रहे हैं उसके मुताबिक, आपके पॉइंट के मुताबिक, क्योंकि एक्सप्रेस वे उखड़ गया तो देश की जनता प्रधानमंत्री आवास में घुस जाए। जो धरती फाड़ के ऊपर आ रहा है आपसे। सर सुनिए, मैं प्रधानमंत्री आवास की बात कर रही हूँ सर। आप ऐसा लग रहा है सुन रहे हैं नगर निगम के ऑफिस की बात कर रही हैं। लोगों का घर लूटा जा रहा है। नहीं सर, सर आराम से, लेकिन लोगों का घर लूटा, सीरियस मुद्दों को सीरियस रहने दिया कीजिए, आप ट्रिवियलाइज मत किया कीजिए। मैं बस आपसे ये कहना चाह रही हूँ। शहजाद पुनावाला आप जवाब दीजिए। रोजगार, महंगाई, भूखमरी, रोजी रोटी, मकान। ये देखिए, जब बुक शेल्फ खाली हो तो ऐसी कंगाली होनी तय है। परंतु देखिए एक बात आपने नोटिस की, अब देखिए फिर से बोल पड़े। अरे भाई अनुराग भदौरिया, कोई आपको समस्या, कोई एलर्जी, कोई दिक्कत, सच बात जैसे ही आती है आप उछल पड़ते। जनता का भी सच नहीं पचा पाते, पैनलिस्ट का भी सच नहीं पचा पाते। क्या बीमारी है आपको भाई? थोड़ा प्रभु चिंता करो आप भी। देखिए ऐसा है कि आपने एक चीज नोटिस की, ओवैसी के बयान का किसी ने खंडन नहीं किया। आधा घंटे से ज्यादा हो गया इस शो में, पर एक भी समाजवादी पार्टी, टीएमसी किसी ने खंडन नहीं किया, क्योंकि सब साथ में, एमवीए को बचाने के लिए भी सब साथ में थे। अब मैं 2-3 बातें रखना चाहता हूं। 18% बेरोजगारी दर थी जब अखिलेश यादव छोड़कर गए थे, आज 2.5% है सीएमआई डेटा के हिसाब से। 6ठे स्पॉट पर थी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, आज 2nd स्पॉट पर है जीएसडीपी के हिसाब से। इन्होंने 2 एक्सप्रेसवे बनाए 70 वर्ष में, आज 13 एक्सप्रेसवे 2025 तक बनेंगे। ये जो लोग कह रहे हैं ना, तूर दाल 180 रुपया प्रति किलो बिकती थी यूपीए के जमाने में, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव उस सरकार का हिस्सा थे जब तूर दाल 180 रुपया किलो। आज इनसे पूछ लीजिए कौन है अनुराग भदौरिया, 1 किलो तूर दाल कितने की है बताना जरा। 1 किलो तूर दाल कितने की है बताना जरा। दूध का पैकेट, छाछ का पैकेट लेकर बैठते हैं आप डिबेट में, 1 किलो तूर दाल कितने की बताना, और कितने में थी आपके जमाने में वो भी बताना।
और आप डाटा जरा आप तूर दाल का 1 किलो का पैकेट खाते हैं ना, तूर दाल तो खाते ही होंगे, सिर्फ चिकन वगैरह तो नहीं खाते होंगे आप लोग, तंदूरी चिकन वगैरह के अलावा तूर दाल भी खाते ही होंगे, मुझे ये उम्मीद है। अनुराग जी, आप तूर दाल वगैरह खाते होंगे, आपके घर में सेवन होता होगा। 1 किलो तूर दाल कितने की है जरा बताना पैकेट में? भगवान का जन्म होने वाला है। अरे भाई क्यों इतना भाई इतना बौखलाहट, जो 1 किलो तूर दाल का दाम नहीं पता? यू डोंट नो हाउ मच इट कॉस्ट, प्रसाद चढ़ाएंगे, यू डोंट नो हाउ मच इट कॉस्ट। लगा दिया मिस्टर भदौरिया, यू डोंट हैव प्राइस ऑफ तूर दाल। अब उस दिन आप दूध का पैकेट लेकर बैठे थे, 1 लीटर बता रहे थे 500 ml को। आटा की बात करो। अरे भाई आटा की भी बात कर रहे हैं, आटा डाटा बाटा सबकी बात करते हैं। आप बताइए किसकी बात करनी है? आटा डाटा बाटा सबकी बात करेंगे भाई, चिंता मत करो। पहले 1 किलो तूर दाल मनमोहन सिंह और अखिलेश जी की सरकार कितने में बेच रही थी और आज कितने में बिक रही? जरा बोल कर तो दिखाओ, जरा बोल कर तो दिखाओ। अब देखो, अब हिस्टीरिया हो गया आपको, अब हिस्टीरिया शुरू हो गया आपका। ये यही हो जाता है, जैसे इनको सवाल पूछो ये बिग बॉस मोड में चले जाते हैं। ये हिस्टीरिया हो गया इनको। इतना ट्रिविलाइज मत कीजिए अनुराग जी। अनुराग भदौरिया क्यों हो गया सर, इतने सीरियस मुद्दे पर इस तरह से बात करना, सर सुन लीजिए ना, मुद्दे पर रहिए ना सर। 1 किलो तूर दाल कितने का था मनमोहन सिंह के जमाने में और आज कितने का? बाप रे बाप, चारों तरफ माफिया, तो जवाब नहीं है तो आप माफिया पर चले गए हैं। ये डाटा वो डाटा और भू माफिया यहाँ 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में देखिए भू माफिया पर चले गए, पहले माफिया फिर भू माफिया। सर डिसाइड कर लीजिए आप किस पर बात करना चाह रहे हैं, आप किस पर बात करना चाह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो कट्टरता को लेकर भी बोल रहे थे, आपके हिसाब से देश में कट्टरता है क्या? 1 सेकेंड, नहीं आप एक के बाद एक गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने जो कट्टरता को लेकर कहा, वो उस पर क्या राय है आपकी? कर रहे थे कि हमारा सिलेंडर में सस्ता है, पाकिस्तान में अब सिलेंडर चले गए, चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, सिलेंडर पर चले गए। मैं आप दोनों को ये बता दूं कि पाकिस्तान का रुपया और भारत के रुपए का कंपैरिजन नहीं है, पहले ये स्पष्ट होना चाहिए। नहीं कंपैरिजन नहीं है, दोनों को पता होनी चाहिए ये बात। अरे भाई मैं इसलिए बता रहा हूँ, इनके नेताओं के ट्वीट है इन चीजों पे। एक सेकंड अनुराग भदौरिया, आप मुद्दे पर रहिए, मैं तो मुद्दे पर रहिए। तो यहाँ पर इस तरह से बात मत कीजिए। अगर आप सीरियसली गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ जनता के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं तो वक्त ज़ाया मत कीजिए, ना दर्शकों का और ना ही दूसरे पैनलिस्ट का, और सरकार से जवाब मांगिए। सर भाषण मत दीजिए, भाषण का वक्त था यूपी इलेक्शन से पहले, अब अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का वक्त है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो ऑपोजिशन हो। तौसीफ काउंटर करना चाह रहे हैं, तौसीफ। अरे सर हिम्मत, आप सब कभी किसी की हिम्मत को चैलेंज करने लगते हैं, कभी आप निजी हमले करने लगते हैं। की बात की जाती है अदिति देखिए आंकड़ों की बात की जाती है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद ने आंकड़े रखे और वो भी कैसे आंकड़े गिनाए, वो जस्टिफाई करने लगे कि भारत में अगर तुम 1000 रुपए का गैस खरीद रहे हो तो इससे ज़्यादा रुपए महंगा गैस खरीदा जाता है पाकिस्तान में। लेकिन वो उस बात को नहीं बताते, दूसरा आंकड़ा वो छुपा के बैठे हैं। कौन सा आंकड़ा? बेरोजगारी का आंकड़ा। जो श्रीलंका का जो हाल है, श्रीलंका में बेरोजगारी का आंकड़ा क्या था, भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है, मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जापान में 4%, जर्मनी में 6%, इसराइल में 8%, पाकिस्तान में 9.4%, नेपाल और यूएसए दोनों में 9% है, श्रीलंका में 26% और इंडिया में 28.3%। श्रीलंका से भी ज़्यादा बेरोजगारी इंडिया में है। ये एक सच्चाई है। इस सच्चाई को स्वीकार करके इसका इलाज कैसे किया जाए, हम बेरोजगारी कैसे खत्म करें, इसमें सरकार को चिंता करना चाहिए, बजाय इसके बात को ही झुठला दें। और अगर विपक्ष बोलते हैं कि श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा तो वो सही बोलते हैं। ठीक है तौसीफ जी, मैं आपको हो जाएगा कि हो गया, 1 सेकंड, हो जाएगा कि हो गया? तौसीफ शहजाद आप बात पूरी कर लें। देखिए इन्होंने जो आंकड़ा दिया ना वो बिल्कुल सही है। क्यों ये सही है? क्योंकि जब यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के बदले माँ माटी मानुष की सरकार मनी करके टीचर की नौकरियां बेचती है, जैसे एसएससी स्कैम में हुआ। और आपने देखा ना पार्था की सहयोगी के घर क्या क्या मिला, माउंटेन ऑफ कैश। अब बीच में ना बोले यार प्लीज, कम ऑन यार, जब भी मैं बोलता हूं ये बीच में बोल पड़ते हैं। बीजेपी क्या स्कीम ला सकती है उसकी बात करो। अहमद खान को बात पूरी करने दें। आप जब बोल रहे थे तो उन्होंने काउंटर नहीं किया था, उस समय वो इंतजार कर रहे थे, तो उन्हें बात पूरी कर लेने थे। शहजाद पूनावाला 40 सेकंड्स। देखिए दिक्कत यही है कि आप बताइए ना कि नौकरियां क्यों नहीं मिल रही युवाओं को, क्योंकि उनके साथ छलावा कहां हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है,
बंगाल में हो रहा है। आप बता दीजिए कि बंगाल में आपने पिछले कितने वर्षों से वहां पे ममता दीदी की सरकार है, 11 से लेकर अभी तक कितनी नौकरियां दी युवाओं को? उल्टा नौकरियां बेच दी। उसका तो प्रमाण हाईकोर्ट ने दिया है कि एसएससी स्कैम के तहत किस प्रकार से जिसने सबसे हाईएस्ट बिड लगाई उसको नौकरी मिली, और वहां पर तो टीचर और जो शिक्षक और शिक्षा लेने वाले दोनों के साथ आपने धोखा किया। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। आप जैसे जो राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, झारखंड, वहां पर इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है कि युवाओं को रोजगार देने के बदले वहां के उनके अवसर मारे जा रहे हैं। तो पहले इसका खंडन कीजिए कि युवाओं के साथ। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगी और असदुद्दीन ओवैसी ने कट्टरता को लेकर क्या कहा अपने दर्शकों को वो सुनवाएंगे अब हम। कौन है वो चंद लोग? को बताना चाहिए था चंद लोग कौन है। पूरे भारत में हम ही कट्टरता है, सब दूध के धुले। कौन है वो चंद लोग? को बताना चाहिए था चंद लोग कौन है। पूरे भारत में हम ही कट्टरता है, सब दूध के धुले। कौन है वो चंद लोग? ये क्या कह रहे हैं वारिस पठान? ये क्या कहना चाह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? हम लोग, हम ही लोगों में कट्टरता, ये क्या, ये किस तरह की बातें हैं? ये अजीत डोवल साहब के सवाल के ऊपर जवाब में वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा ना अजीत डोवल साहब ने कि कुछ लोग चाहते हैं कि देश का माहौल ये हो। तो हमने पूछा बताइए ना कौन लोग है वो, कौन वो लोग हैं? हम तो रोज देख रहे हैं ना, आए दिन देख रहे हैं कि धर्म संसद के नाम के ऊपर कॉल फॉर मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट तो मुझे पता है, लेकिन ये जो कहते हैं कि हम ही लोग कट्टरता, ये किस तरह की बात है? अभी सुनिए बोलिए। नहीं सुनिए ना, वो हम पे इल्जाम आता है ना, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और जब हम बात करते हैं महंगाई दर के ये, तो हमारे सांसदों को तो निलंबित कर दिया जाता है, क्योंकि बीजेपी तो चाहती ही नहीं है कि संसद के अंदर भी इस बारे के अंदर डिस्कशन हो बढ़ती हुई महंगाई पे या नहीं, लेकिन हम लोग कौन रेडिकलाइज किया? हम लोग कौन? वारिस पठान, हम लोग कौन? अरे हम कौन? क्या हम देशवासी ने क्या आप पूछना क्या चाहते हो? सवाल तो नहीं, मैं वही पूछना चाह रही हूँ जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ ना, कट्टरता पे वो कह रहा है कि हम लोग कौन? हम लोग कौन है कट्टर? कौन फैला रहा है कट्टरता? नहीं, उन्होंने जवाब दिया डोवल साहब से, कौन फैला रहा है कट्टरता? वही तो मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, कौन फैला रहा है कट्टरता? कौन थे वो लोग रेडिकलाइज? किसने किया था उनको, जिन्होंने आके हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट की गाड़ी पे फायरिंग कर दिया था, हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर फायरिंग किया था? कौन थे कट्टरता? किसने किया था उनको रेडिकलाइज? कौन थे वो कांवड़िया रेडिकलाइज जिसने आके हमारे आर्मी के जवान को मार डाला था? कौन थे वो लोग? कौन है वो रेडिकलाइज लोग? चलिए बताइए, जरा जवाब दीजिए ना। कि वो आते हैं मस्जिद के सामने नारेबाजी करते हैं, मस्जिद के ऊपर चढ़ के भगवा झंडा लड़ा देते हैं। कौन है वो कट्टरता? अच्छा, कौन से वो लोग जो चाहते हैं देश का माहौल को खराब किया जाए? कभी गाय के नाम पे मुसलमानों को मार दिया जाता है। हमने तो खंडन किया ना, मगर क्या यहाँ पे भाजपा वाले ने खंडन किया है किसी भी वायलेंस का? हमने तो हर वायलेंस और हर वायलेंस एक्ट का खंडन किया है, मगर यहाँ तो खंडन करने को तैयार नहीं हो। तो पाकिस्तान से मोहब्बत जता रहे हैं, उनको पाकिस्तान बहुत पसंद है। आप नाम को लेकर इतने सेलेक्टिव थे वारिस पठान, इतने सेलेक्टिव आप थे, आप भूल गए सर? ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? रेडिकलाइजेशन तो रेडिकलाइजेशन है। उदयपुर की घटना का भी आप कैसे हाई मॉरल ग्राउंड ऑक्यूपाई करेंगे जब आप नाम गिनाने में ही इतने सेलेक्टिव हैं? सुनिए आदित्य जी, आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे ना आदित्य जी, तो आपके ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा उसमें। नहीं, मैं आपकी बात सुन रही हूँ तो सवाल है, उन सवालों के जवाब मेरी ऑडियंस को ज्यादा अच्छे लगेंगे। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना, आप तो सुनना ही नहीं चाहते हो ना। अरे सर, आपको बोलने के लिए बुलाया, आप ये जो विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं, बात मुद्दे की रखिए ना सर। मैं तो बोल रहा हूँ, उदयपुर की घटना का मैंने खंडन किया था। मैंने कहा था कि उदयपुर में जो इन्वॉल्व है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, मगर उनके तार तो सीधा भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं ना। भाजपा के आदमी निकले, देखिए उनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई होगी। अरे एक आतंकवादी पकड़ा था, सीधा भाजपा का आदमी निकलता है, वो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई किया इन लोगों ने, वो तो बताएंगे नहीं ये लोग। अरे ये लोग आजकल कुछ भी हो जाता है तो बस एक अरे इनका काम ही बीजेपी का तो ये मेन वोटे है। गोहर चिश्ती जो भी चिश्ती सुनिए, जो भी वायलेंस, हम हर तरह का खंडन करते थे, करते रहेंगे। जो भी इस तरह की भाषा का उपयोग करे, फिर चाहे वो 80 बनाम 20 बोलने वाला हो, ये नाम आप गिनवाते नहीं है। नहीं, देश के गद्दारों को गोली मारो, वो वाले जो है रामजादे हरामजादे वाले जितने भी लोग हैं, इस तरह की जो भी भाषा का प्रयोग करता है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हम तो खंडन कर रहे हैं ना आदित्य जी। नहीं, खंडन करके आप खंडन करने में भी इतने सेलेक्टिव थे सर। खंडन करने में भी इतने सेलेक्टिव थे, इतने सेलेक्टिव क्यों हो गए थे? शिवदासपुरा वाला जवाब देना चाह रहे, लीजिए जवाब।
कट्टरता क्या है मैं आपको समझाता हूं। आप गलत नहीं, पहले उनका जवाब मत लो, पहले मेरा तो बात सुन लो। उनका काउंटर ले लीजिए भाई, काउंटर ले लीजिए, काउंटर ले लीजिए, काउंटर ले लीजिए, उसके बाद वापस आपको मंच दूंगी। मैंने मेरी बात कंप्लीट नहीं किया, आप अपनी बात पूरी करेंगे, आपसे 40 सेकंड बाद सर, आपसे 40 सेकंड बाद आप अपनी बात पूरी करेंगे, आप जवाब देंगे मुझे, पहले मेरी बात कंप्लीट आप उसके बाद मुझे जवाब देंगे, पहले काउंटर लेंगे। बीजेपी से सवाल पूछ रहे थे, उसके बाद भाजपा आप बीजेपी से सवाल पूछ रहे थे ना, मेरा सवाल तो जवाब लीजिए, सवाल भी करेंगे, जवाब भी आप दे देंगे, तो फिर पूछ ही क्यों रहे हैं सवाल? फिर तो बस अपना जहाँ पार्टी मुख्यालय में अपने आप ही सवाल पूछकर जवाब ले लिया कीजिए सर। नहीं, जवाब सुनिए, शहजाद पूनावाला जवाब, मुझे जवाब दे, जवाब लीजिए। मुझे देखिए, नहीं, शहजाद पूनावाला के पहला मैं बोलूंगा। नहीं सर, वो कौन थे जो धर्म संसद डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे सर अभी आप। डेमोक्रेसी में तो अपोजिशन और सरकार दोनों के लिए वो जो बोल रहा था कि बेटा सबके लिए स्पेस है, आपको बहुत वक्त दिया मैंने शहजाद पूनावाला की। जवाब लीजिए, शहजाद पूनावाला का जवाब, शहजाद पूनावाला बोलिए, शहजाद पूनावाला बोलिए आप, जिन्होंने हमारे पार्टी के शहजाद पूनावाला बोलिए आप, चलाई, वो कौन थे? जवाब ले लीजिए, तो शहजाद पूनावाला ही देंगे ना जवाब सर, या आपके लगातार बोलने से, अनइंटरप्टेड बोलने से जवाब मिलेगा? कौन थे वो लोग? जवाब लीजिए, जरा मेरे को जवाब दे दीजिए। शहजाद पूनावाला नहीं बोलेगा वो। देखिए, कट्टरता की परिभाषा क्या है, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं और उसमें से ही पता चल जाएगा। मां काली के विषय में महुआ मोइत्रा ने बहुत सारी अनाप शनाप बातें बोली, पूरे देश ने उसका खंडन किया, परंतु किसी भी व्यक्ति ने गला काट कट्टरता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा हम केस फाइल करेंगे, और जो लोग अरेस्टिंग की मांग कर रहे थे कुछ और लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने अपशब्द बोले थे किसी धर्म के विषय में, लुकआउट नोटिस निकाल दी थी, पुलिस की कार्रवाई मांग कर रहे थे, वो लोग पूरी तरह से महुआ मोइत्रा पर शांत थे। और दूसरी ओर वो थे, जब कुछ अपशब्द बोले गए तो जमीन पर उतर आए, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। उसी के चलते कन्हैयालाल जी, उमेश कोले जी के साथ जो हुआ, मैं आज एक ही सवाल पूछना चाहता हूं वारिस पठान से, सर तन से जुदा के नारे का खंडन कीजिए जैसे कि वहां पे सूफी साहब ने किया, और दूसरा जो कमलेश तिवारी को मारा गया था, क्या उसको कट्टरता मानते हैं, हाँ या ना? बस सिंपल जवाब। वारिस पठान, देखिए, हमने हमेशा से कमलेश तिवारी के हत्यारे कट्टर थे, हाँ या ना? कभी भी कॉल फॉर वायलेंस का समर्थन कमलेश तिवारी के हत्यारे हमने कभी कट्टर थे, हाँ या ना? पार्टी के कमलेश तिवारी के हत्यारे कट्टर थे, हाँ या ना? के ऊपर जो गोली चलाई थी, कमलेश तिवारी के हत्यारे कट्टर, हाँ या ना? किसने रेडिकलाइज किया था? देखा, जो धर्म संसद, सर तन से जुदा, जो धर्म संसद के नाम पर जुदा कट्टर है या नहीं? दिया गया था, ये कट्टर या संविधान करते, हाँ या ना? सर तन से जुदा कट्टर या कॉन्स्टिट्यूशनल? बोलिए, जो उदयपुर की घटना में इन्वॉल्व थे, उसके भाजपा के साथ ये तार जुड़े हुए थे, हाँ या ना? लिबरलिज्म का जो आतंकवादी पकड़ा गया था, उसके भाजपा के तार जो दिखना था दिख गया, या जो आपका पर्दा था वो गिर गया, और जो दिखना था वो दिख गया, हाँ या ना? हाँ या ना? मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपके पार्टी में तो आपने गणेश जी की स्तुति कर दी, आपने गणपति बाप्पा मोरिया बोल दिया, आपके खिलाफ पार्टी का फतवा आ गया, आपके खिलाफ पार्टी का फतवा जारी हो गया। भाई, आप तो गणेश जी की स्तुति नहीं कर पाए महाराष्ट्र में रहते हुए, आप मुझे बोल रहे कट्टरता क्या है? आपके पार्टी में ऐसे कट्टर लोग बैठे हैं जिन्होंने कह दिया कि वारिस पठान को पार्टी से बाहर निकालो क्योंकि उन्होंने गणपति बाप्पा की जय बोला, गणपति बाप्पा मोरिया बोला। हम तो महाराष्ट्र में, हम तो गणपति जी को हम कितना मानते हैं, आप तो बोल नहीं पाए। बताइए, कहां मेरा मुंह खुलवाते हो वारिस भाई? आप कांवरियाओं ने जो हमारे आर्मी कांवड़िया पर, हिंदुओं पर बोलो, कांवड़िया पर बोलो, करते हुए तन से जुदा कहने वाले पर कुछ मत बोलो, हाँ या ना? 80 बनाम 20 का खंडन करते हुए आपने बयान दिया था 80 बनाम 20 का, ये बयान आपकी क्या था? गोली मारो, 80 बनाम 20 बोला था जिसने, और आपके भाई उस बात का खंडन करते हुए नहीं, हाँ या ना? हाँ या ना? बोलिए, चलिए बाकी सब बोलिए। रामजादे का खंडन करते हुए नहीं, हाँ या ना? पार्टी के नाम से शमशान कब्रिस्तान का खंडन करते हुए या नहीं, हाँ या ना? शिवसेना के साथ आप चले गए, शिवसेना क्या है, क्या नाम है बताइए? महाराष्ट्र के अंदर गले मिल गए, शिवसेना के साथ आपकी पार्टी चली गई थी, इम्तियाज जलील किसकी तारीफ कर रहे थे? उद्धव ठाकरे कौन सी पार्टी से है? अरे हाँ या ना छोड़ दीजिए, जवाब आप शिवसेना को ले, अच्छा है, शिवसेना को लेकर तो आपकी पार्टी से भी सवाल है सर, शिवसेना के साथ चले गए, शिवसेना को लेकर तो आपकी पार्टी से भी सवाल है। अच्छा, आप उसमें फर्क कर रहे हैं, अच्छा आप उसमें शायद फर्क कर रहे होंगे, ओवैसी गुट और शिंदे गुट में, है ना? लगता है शहजाद को? नहीं, आपको शायद ओवैसी गुट अच्छा लगता, ये उद्धव ठाकरे गुट आपको अच्छा लगता होगा, ओवैसी की पार्टी जो है वो फर्क करती होगी, और शिंदे गुट आपको नापसंद होगा। लगा लिया। नहीं, ये पॉलिटिकल सवाल है, और वो नहीं है, वो कह रहे उद्धव सेना शिवसेना नहीं है,
वो कह रहे शिंदे सेना ही शिवसेना है। बहुत बहुत शुक्रिया एमआईएम के इस अधिकृत बयान के लिए कि शिंदे सेना ही शिवसेना है और उद्धव सेना अब सोनिया की सेना, शरद की सेना या वारिस की सेना हो गई है। ये आप ही का डिक्लेरेशन है। आपने वो बोलते ना अच्छे वकील कभी कभी अपने विटनेस को ही फांसी पे चढ़ा देते हैं, आपने तो अपने विटनेस को ही फांसी पे चढ़ा दिया। बयान सुनिए जिसके बारे में मैं आपसे पूछ रही थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बयान के जवाब में उन्होंने ये बयान दिया एनएसए अजीत डोवल से। देश में बढ़ती कट्टरता पर यह सवाल था। उन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया था, लेकिन ओवैसी ने इस पर भी विक्टिम कार्ड खेला, जिसका छोटा अंश अभी आपने थोड़ी देर पहले इस डिबेट में देखा था। अब ये पूरा अंश आप देखिए और उसके बाद वारिस पठान। कई एनालिसिस, कई फोर्सेस इस तरह की भी एक नेगेटिविज्म का एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे देश की प्रगति में बाधा पड़ती है, रुकावट। कौन है वो चंद लोग, को बताना चाहिए था चंद लोग कौन है। पूरे भारत में हम ही कट्टरता है, सब दूर के धुएं। जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, लोगों के अंदर वैमनस्य पैदा करने का, लोगों के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है, देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। लोग को बताना चाहिए था चंद लोग कौन है। वो अल्फाज को क्यों चाप रहे हैं, बता दें देश को कौन है वो। तो देखा आपने किस तरह से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश यहां पर की गई है। लेकिन एक अविश्वास जिसका जिक्र ये लोकतंत्र में भरोसा खो चुके हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था मोदी सरकार को लेकर, और एक और बार उन्होंने जिस तरह से कट्टरता को लेकर ये बयान दिया है। हालांकि उनका ये जो बयान है ये एनएसए अजीत डोवल पर डायरेक्टेड था, लेकिन आप देख रहे हैं बार बार इस सवाल को उठाने की कोशिश उनके द्वारा की गई है। विक्टिम कार्ड वो यहां पर खेलना है। भाई कट्टरता है अनुराग भदौरिया इस देश में? देखिए, इस देश के अंदर में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से नफरत की राजनीति का तो विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और तो विकास ये नहीं कर पाए। समाज के अंदर में डिवाइड एंड रूल की तो कोशिश पूरी भारतीय जनता पार्टी की है। जाति धर्म के नाम पे राजनीति अगर किसी ने की है तो हिंदुस्तान के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने की। मुजफ्फरनगर दंगे क्या थे? अमन चैन का पैगाम थे क्या? आप मुझे बोलने दीजिए। बिल्कुल, तो बीजेपी के लोग थे उस समय भी, जिन पे अभी मुकदमे हटा दिए गए। जब से फटकार भी बीजेपी के लोगों को लगाई थी ना देश की सर्वोच्च अदालत सरकार आई है। अरे आप तो भाई बीजेपी प्रवक्ता क्यों बनते, बोलने दीजिए ना। आप परेशान हो जाते हैं, काउंटर क्वेश्चन पूछ ले तो आपको बुरा लग जाता है। सर आप अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो आपको लगता है जो भी आपसे सवाल कर रहा है वो किसी पार्टी का प्रवक्ता है। सर ये सवाल सुनिए, ये सवाल बेसिक सवाल है, बेसिक सवाल है। अगर आपको लगता है आप सक्षम नहीं इन सवालों का सामना करने के लिए एज अ स्पोक्स पर्सन, तो फिर यू नीड टू डू मोर होमवर्क। सर ऐसे बात मत कीजिए मुझसे। नहीं सुन लीजिए, मुजफ्फरनगर दंगे अमन चैन का पैगाम रहे होंगे क्योंकि आप ही ने कहा। मैं फैक्चुअली आपसे बात कर रही हूँ। आपने कहा जब से बीजेपी आई है तब से इस देश में नफरत आ गई है। तो ये मुजफ्फरनगर दंगों में अमन चैन का पैगाम था क्या? बीजेपी के नेताओं नहीं, अमन चैन का पैगाम था क्या मुजफ्फरनगर दंगों में? आप निजी हमले करेंगे, निजी हमले करेंगे, करते रहिए, निजी हमले करते रहिए, कोई बात नहीं, निजी हमले करते रहिए। तौसीफ, अरे कोई बात नहीं, इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए। इनके हिस्ट्रियोनिक्स के लिए इस डिस्कशन में वक्त नहीं है, अब और वक्त नहीं है। पहले ही बहुत वक्त जाया किया इन्होंने गोल पोस्ट चेंज करके, और गोल पोस्ट नहीं, इन्होंने मैदान ही चेंज कर लिया था। तौसीफ अहमद खान, इस देश में कट्टरता आ गई। चलिए समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया के स्टेटमेंट को ही आगे बढ़ा देती हूं। वो कह रहे हैं जब से बीजेपी आई है तब से आ गई है, पहले नहीं थी। मुजफ्फरनगर दंगे उन्हें शायद याद नहीं होंगे। नहीं, देखिए खुद सरकार का आंकड़ा दिया हुआ है पार्लियामेंट में, अभी मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं याद है, लेकिन उन्होंने बताया है कि कितने हजार वायलेंट इंसिडेंट हुए हैं बीजेपी की सरकार में, और उसको आप कंपेयर कर लीजिए यूपीए की सरकार में, तो ऑब्वियस सी बात है कितने हेट क्राइम्स हुए हैं, कितने लिंचिंग्स हुए हैं, कितने हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कहीं पे क्रिश्चियन के नाम पे मारपीट हुआ है। ये जो इंसिडेंट्स है ये बीजेपी सरकार में बढ़े हैं, और इसलिए इसका जिम्मेदारी बीजेपी सरकार को उठाना होगा। सरकार के पास में पुलिस है, सरकार के पास में पैसा है, सरकार लोगों से टैक्स उठाती है, सरकार तय करती है कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा। तो सरकार जिम्मेदारी नहीं उठाएगी तो क्या विपक्ष जिम्मेदारी उठाएगी? आज विपक्ष इस बात का विरोध भी ना करे, विपक्ष आपको आने वाले दिनों से आगाह भी ना करे,
ये कैसा डिक्टेटरशिप है? डिक्टेटरशिप तो नहीं है। ठीक है शहजाद आज यहाँ पे लोकतंत्र जिंदा है। आप कुछ लोगों का मुंह बंद करा सकते हैं, जनता का मुंह नहीं बंद करा सकते। हाँ, ठीक है जनता सर, सड़क ठीक, में ठीक, उतरेगी। नहीं, जैसे इसके पहले किसान के मुद्दे पे उतरी थी, उससे पहले सीए एनआरसी के मुद्दे पे उतरी थी, फिर उससे पहले अभी अग्निपथ वाले मुद्दे पे भी जनता उतरी थी। इस बात को याद रखिए। प्रोटेस्ट प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाई ना, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। जवाब तो ले लीजिए। डिक्टेटरशिप को लेकर सवाल पूछ रहे थे ना, ऊपर है, इसी वजह से डिक्टेटरशिप को लेकर एक अहम सवाल आप पूछ रहे हैं आपके हिसाब से, तो जवाब लीजिए शहजाद पूनावाला। देखिए, सिलेक्टिव मेमोरी एंड डिफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग का एक उदाहरण है, जिसके विषय में कोर्ट ने कहा हो कि लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है, रूल ऑफ लॉ नहीं। वो आकर डिक्टेटरशिप की बात कर रहा है और वो बोल रहा है कट्टरता फैल गई है। इनके समय पर हाशिमपुरा, भागलपुर, मुंबई, मलियाना, मीरठ, भागलपुर, दिल्ली राइट्स, दिल्ली नरसंहार हुआ, मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे हुए। ये सारे बड़े दंगे जिसमें 10,000 से ज़्यादा निर्दोष लोग मारे गए, और उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने सिख नरसंहार के विषय में ये कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ऐसे बयान और ऐसी मानसिकता जिम्मेदार थे। उनके साथ गठबंधन करने के बाद आज आप दूसरों पर दोष लगाते हैं इस प्रकार के दंगों का, तो ये तो वही हो गया ना कि 100 चूहे खाकर तौसीफ जो है हज पर चले। तौसीफ अहमद खान, इन्होंने तो असली मुद्दा पे बात किया ही नहीं। मैंने इनसे बोला कि आप आंकड़ा बताइए, मैं आपको आंकड़ा बताता हूं। मैंने आपको आंकड़े गिनाए। ये दंगे किसके जमाने में हुए भाई? 4 साल में 3400 राइट। अच्छा, 3400 राइट हुए। 3400 राइट, 400 राइट, 3400 राइट। नहीं बता दीजिए आंकड़ा, ये डेटा दिखा दीजिए। 3400 राइट, ये आंकड़ा एक सेकंड शहजाद पूनावाला और तौसीफ अहमद खान, एक सेकंड। 3400 राइट। ममता बनर्जी बीजेपी के साथ कभी उनका टाई अप रहा है? आज हमारे दर्शकों को आप बताएंगे तौसीफ अहमद खान। मैं तो आपके दर्शकों को सत्य बता रहा हूँ जो नहीं, ये छुपाते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस की बात कर रही हूँ। बेरोजगारी में श्रीलंका से भी आगे है। और जहां तक राइट की बात है, हिंसा की बात है, 4 साल में 3400, 3400 राइट के केसेस हुए। 3400 इनकी सरकार में, 4 साल एनडीए में मोदी की सरकार में मंत्री रही है ममता बनर्जी, नहीं रही है। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? ये जो आप सब वाजपेयी के जमाने में थी, वाजपेयी अलग और कट्टरता पर, वाजपेयी की बीजेपी अलग है, अब मोदी की बीजेपी अलग है। दूर और खुद को पाक साफ दिखाने की सिर्फ आपकी बात नहीं करी, मैं सबकी बात कर रही हूँ। गडकरी की बीजेपी अलग है, जो आप अपने आप को सब पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा ताकि जनता ये बात समझ सके कि इस देश में राजनीति सुविधा तलाशती है। ये जो बड़ी बड़ी बातें आप टीवी पर देखते और सुनते हैं, इन पार्टियों का इतिहास देखिए। इन्होंने किसके साथ कब कब सरकारें चलाई हैं, कब कब इनकी पार्टियों के नेता मंत्री रहे हैं, और आज आकर ये हाई मॉरल ग्राउंड ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती है। अच्छा, आप सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं मेरे? राज धर्म का पालन करो। अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था मोदी को कि अच्छी बात है, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है। आपको सवाल पूछने का पूरा हक है सर। तब ममता बनर्जी क्या थी? मोदी की मंत्री थी क्या उस वक्त? जिस वक्त राजधर्म याद दिलाया गया था नरेंद्र मोदी को, आप याद दिला रहे हैं आज इस डिस्कशन में बैठकर। ममता बनर्जी क्या थी तब? केंद्र की सरकार में थी या नहीं थी? अरे मैडम, राजधर्म का बात नहीं, मैं ममता दीदी के धर्म की बात कर रही हूँ। उनकी क्या ड्यूटी थी? भैया आप राजधर्म याद दिलाने की बात कर रहे हैं वाजपेयी साहब द्वारा। तब ममता बनर्जी कहाँ थी? ये बीजेपी सरकार में थी, वो सरकार छोड़ दी थी, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मोदी की एनडीए अलग है। जवाब नहीं देंगे आप? एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम ट्री। एप्पल डज नॉट फॉल एप्पल और ट्री छोड़ दीजिए, मैं तथ्यों पे सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। वो देश मुझे पता है वही रच दिया आपके पास सवाल का जवाब है नहीं। आप जानते सब कुछ है, लेकिन आप एडमिट नहीं कर पाएंगे टीवी पर। शहजाद पूनावाला 30 सेकेंड्स। देखिए, दिक्कत की बात यह है कि ये तीनों लोगों ने पूरे 1 घंटे में एक भी बार ओवैसी का खंडन नहीं किया कि उन्होंने भारत की तुलना श्रीलंका से की। और ये वही परिवार तंत्र है जो बार बार भारत के लोकतंत्र को, भारत के संसद को, भारत की सेना को और भारत के संस्थाओं का अपमान करना इनका पहचान बन चुका है। इसीलिए कभी राष्ट्रपति का अपमान, कभी राष्ट्रपिता का अपमान, कभी भारत के लोकतंत्र का अपमान, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल, सेना पर डाउट, ये इनका चरित्र बन चुका है। चलिए, हमारे पास इस डिस्कशन में वक्त इतना ही है। राजनीतिक वार पलटवार के बीच बात होनी चाहिए समाधान की, और हम आपको लगातार ये भी आज इस डिस्कशन में आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे डबल स्टैंडर्ड जब विक्टिमहुड की बात की जाती है, कैसे तथ्यों से मुंह मोड़ लिया जाता है जब अपनी राजनीतिक इतिहास को एक्सपोज होते हुए पार्टी के प्रवक्ता देखते हैं। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले तौसीफ अहमद खान को देखा है, थोड़ी देर पहले आपने अनुराग भदौरिया को भी देखा था मुजफ्फरनगर दंगों पर। हमारे पास वक्त इतना ही है। इस डिस्कशन में खबरें जारी हैं, आप भी रहिए हमारे साथ।